सेल्फ हीना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम फर्स्ट और सेकंड युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। कर्नाटक में जो 3 युद्ध हुए थे उनमें से 2 के विषय में हम अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोनों वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है, तो आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज उसे एक बार जरूर देखें, ताकि ये जो कर्नाटक के तीनों युद्ध हैं आपको पूरे के पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बारे में। इससे पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि तीनों युद्ध को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। दोनों जो हमने पहले पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं और तीसरे के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन तीनों युद्धों की जो मेन समरी है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो अपना टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। तो कर्नाटक के युद्ध है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहला। कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ ये है इसका पहले यहाँ पे लिखेंगे हम समय, कब से कब तक ये लड़े गए। ये रहेगा यहाँ पर इसका कारण कि किस युद्ध का क्या कारण था और ये किस संधि के साथ इस युद्ध का समापन हुआ। और जो क्षेत्रीय युद्ध यहाँ पर लड़े गए उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन कौन से युद्ध हुए। ऐसे समरी हम बना लेंगे तो अच्छे से टॉपिक क्या हमारा क्लियर हो जाएगा तीनों युद्ध के बारे में। जो पहला युद्ध था ये कब हमारा शुरू हुआ था? 1746 में ये शुरू हुआ और 1746 से 2 साल चला, लगभग 1748 ईस्वी तक। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 में शुरू हुआ और 1748 तक चला। इसका जो कारण था वो क्या था? ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार। क्या कारण था पहले युद्ध का? ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार। इसमें हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के राजा की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध हो रहा होता है, जिसमें ये दोनों फ्रांस और जो ब्रिटिश कंपनी दोनों हस्तक्षेप कर रही होती है। दोनों का ये था कि यहाँ का जो राजा बने वो हमारे नेतृत्व में बने, इसी को लेकर ये युद्ध होता है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार, ये हमने जब फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ा था तो हमने अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लिया था। और इस युद्ध के दौरान जो संधि होती है वो कौन सी होती है? एला सापेल की संधि। एला सापेल संधि, ये फर्स्ट युद्ध के दौरान संधि होती है। और जो फर्स्ट यहाँ पे जो क्षेत्रीय युद्ध होता है वो कौन सा होता है? क्षेत्रीय युद्ध होता है सेंट थॉमे का युद्ध। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध होता है? सेंट थॉमे युद्ध। ये तो था हमारा पहला कर्नाटक युद्ध। जब हमारा दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ तो ये जो युद्ध था हमारा कब से चला? 48 में पहला खत्म हुआ। 1 साल बाद 1749 में ये युद्ध शुरू हुआ। 1749 तक 1754 तक ये चला। 1749 से 1754 तक ये युद्ध चला। और इसका जो कारण था वो क्या था? कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार। कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार। इस बात को लेके यहाँ पे ये युद्ध था भारत में, क्योंकि युद्ध लड़े जा रहे थे, इसीलिए इसका नाम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में जो हमारी संधि हुई वो कौन सी हुई? कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में जो हमारी संधि हुई वो कौन सी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। और जो क्षेत्रीय युद्ध हुआ वो कौन सा हुआ था? क्षेत्रीय युद्ध हुआ था हमारा अंबूर का युद्ध। आपको याद होगा जब हमने ये टॉपिक पढ़े थे तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अंबूर का युद्ध। ये तो थे पहले और दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में। अब हम आज जो करेंगे तीसरा, वो कौन सा है? हमारा तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसमें ये दोनों तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये मेनली समझने वाला ही बात है। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, दूसरा 54 में खत्म होता है और तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1756 में। 1756 से
1763, लगभग 7 वर्ष तक ये युद्ध चलता है। और इस युद्ध का जो कारण था, तृतीय युद्ध का, वह कारण था यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था वह इसका कारण था, सप्तवर्षीय युद्ध। और इस युद्ध का समापन किस संधि के साथ होता है? यहाँ पर होती है हमारी पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। और यहाँ पे जो क्षेत्रीय युद्ध लड़ा गया वो कौन सा था? बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध। अगर आप इस टेबल को भी अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है पूरी। क्योंकि जो पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से ही पूछे जाते हैं। आपको ये दे दिया जाएगा कि एला सापेल की संधि कौन से युद्ध के दौरान हुई, कर्नाटक के कौन से युद्ध के दौरान हुई, या फिर आपको ये दे दिया कि समय ये 1746 से दे दिया आपको 48 तक कौन सा युद्ध लड़ा गया, या फिर बोल दिया यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध किस युद्ध का कारण था। तो ये जब आपको ये तीनों चीजें, तीनों के बारे में आपको ये वाली मेन पॉइंट पता होंगे तो ये टॉपिक आपका मान लो अच्छे से कंप्लीट हो गया है, समझ में आपको अच्छे से आ गया। आप इसके क्वेश्चन क्या है पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड के बारे में हमने पढ़ लिया। तीसरे के बारे में हम बढ़ते हैं। जो तृतीय हमारा युद्ध हुआ वो 1756 में शुरू हुआ और 1763 तक ये युद्ध चला। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध, इस युद्ध का जो कारण था कर्नाटक के तृतीय युद्ध का, और इसमें जो संधि होती है वो होती है पेरिस की संधि, और जो क्षेत्रीय युद्ध होता है वो होता है बांडीवास का युद्ध। तो आई होप आपने टेबल बना ली होगी। तो इसे मिटा के हम दूसरा अपना अच्छे से इसको टॉपिक को पढ़ लेते हैं। ये वाला जो युद्ध था कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध था। सबसे जो मेन युद्ध था कर्नाटक युद्ध में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध ये था। ये एक निर्णायक युद्ध था क्योंकि इस युद्ध के बाद क्या है, दोनों कंपनियों की स्थिति एक निर्धारित हो जाती है। इसमें क्या होता है, इस युद्ध का परिणाम होता है कि जो फ्रांसीसी हैं उनका जो प्रभाव है भारत में वो सीमित क्षेत्र तक रह जाता है। अब भारत की राजनीति में उनका हस्तक्षेप पूरी तरीके से क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो 1756 में यूरोप में चल रहा था, 1756 में यूरोप में चल रहा था सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध चल रहा था? सप्तवर्षीय युद्ध। ये जो युद्ध था ये दो देशों के बीच में लड़ा जा रहा था यूरोप में। कौन कौन से देश थे ये? एक था ऑस्ट्रेलिया और एक था, इसका नाम है प्रसा। आज के टाइम में प्रसा को जर्मनी के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों देश के बीच में ये युद्ध लड़ा जा रहा था। अब क्या था कि ऑस्ट्रेलिया का जो साथ दे रहे थे वो दे रहे थे फ्रांसीसी, और जो प्रसा का साथ दे रहे थे वो दे रहे थे ब्रिटेन प्रसा का साथ दे रहा था, और ऑस्ट्रेलिया का साथ कौन दे रहा था? फ्रांस दे रहा था। तो ये दोनों, यहाँ पे इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। साथ ही साथ फ्रांस और ब्रिटेन, जो हम पहले से ही इन दोनों पढ़ा था हमने कि पहले से ही इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। तो ये दोनों एक दूसरे का यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग साथ दे रहे होते हैं। अब यूरोप की कंट्री में, यूरोप में ये युद्ध छिड़ चुका है। तो इस युद्ध का प्रभाव क्या है, धीरे धीरे भारत में भी देखने के लिए मिलता है। भारत में कैसे देखने के लिए मिलता है कि भारत में जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश दोनों कंपनियां व्यापार कर रही थी, और उनकी दोनों कंपनियां क्या है, यहाँ पर भी पहले से इनके बीच में दो युद्ध हो चुके थे, कई युद्ध हो चुके थे, और अब क्या है, ये दोबारा से एक बार फिर से यहाँ पर लड़ जाती हैं। तो इस युद्ध की जो आरंभ है वो कैसे होता है कि जो यूरोप है, यूरोप में फ्रांस से उनको भेजा जाता है काउंटर डी लाली को भारत भेजा जाता है।
फ्रांस से कि आप भारत जाइए और वहां जाकर क्या कीजिए कि ये जो ब्रिटिश है इनके साथ हमारा पहले से युद्ध चलता आ रहा है, अब इस युद्ध का क्या कीजिए, इनका अच्छी तरीके से कर दीजिए सफाया। अब हमें भारत में अकेले राज करना है और ब्रिटिश कंपनी को पूरी तरीके से क्या कर देना है, खत्म करना है। इस उद्देश्य के साथ फ्रांस से भेजा जाता है काउंटर डी लाली को। काउंटर, यहां से इनको भेजा जा रहा है काउंटर डी लाली। कहां भेजा जा रहा है इन्हें, भारत। भेजने का उद्देश्य क्या है, भारत से ब्रिटिश कंपनी का पूरी तरीके से सफाया करना। काउंटर डी लाली भारत में आते हैं 1756 में इन्हें भेजा गया। 1758 की बात है, 1758 में भारत आए और इन्होंने क्या करा कि मद्रास में अंग्रेजों का एक किला था जिसका नाम क्या था, फोर्ट सेंट डेविड। ये अंग्रेजों का किला था, अंग्रेजों का किला है। और कहां पर है ये, मद्रास में। मद्रास में अंग्रेजों का किला है। ये आते के साथ काउंटर डी लाली क्या करते हैं, इस पर कर देते हैं हमला, फोर्ट सेंट डेविड पर हमला कर देते हैं और इस पर क्या है, अपना पूरा का पूरा कब्जा कर लेते हैं। फोर्ट सेंट डेविड पर काउंटर डी लाली फ्रांसीसी अपना कब्जा कर लेते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो क्या है कि अंग्रेज क्या है, अब चुप रहने वाले तो नहीं थे। अंग्रेजों की शक्ति तो वैसे ही भारत में अब काफी बढ़ चुकी थी क्योंकि यहाँ पर ये आए 58 में। इससे पहले यहाँ पर पहले ही अंग्रेजों का हो चुका है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। और उस युद्ध में क्या है कि अंग्रेजों ने पूरे के पूरे बंगाल क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। बंगाल पूरा का पूरा उन्होंने जीत लिया है और उनकी पावर भी क्या है, धीरे धीरे भारत में बढ़ती जा रही है। तो जब ये यहाँ पर हमला कर लेते हैं तो कुछ समय के बाद ये वापस इनसे अपना क्षेत्र जीत लेते हैं। अंग्रेज वापस से यहाँ पर हमला करते हैं और ये फोर्ट सेंट डेविड जो जगह है यहाँ पर फिर से अपना कब्जा कर लेते हैं। काउंटर डी लाली पहले फोर्ट सेंट डेविड पर हमला करते हैं और इसको जब जीत लेते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो क्या सोचते हैं कि अब हम क्या है, अंग्रेजों के और क्षेत्रों पर भी यदि हमला करें तो उनको अपने अधिकार क्षेत्र में कर सकते हैं। इसी सोच के साथ ये दूसरा हमला करते हैं तंजौर पर। तंजौर पर ये फिर से हमला करते हैं। तंजौर पर हमला करते हैं और यहाँ पर भी क्या हो जाती है, अंग्रेजों की जीत हो जाती है, फ्रांसीसी हार जाते हैं। अंग्रेजों की हो जाती है जीत। और फ्रांसीसी यहाँ पर हार जाते हैं। इसके बाद ये दोबारा से एक और हमला करते हैं। कहां पर करते हैं, ये सारे हमले हो रहे हैं फ्रांस की तरफ से। ये करते हैं मद्रास पर हमला। यहाँ पर भी जो अंग्रेज सेना है वो फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हरा देती है और यहाँ से भगा देती है। अंग्रेजों की विजय होती है। जब ये मद्रास पे हमला करते हैं तब भी क्या होती है, अंग्रेजों की विजय होती है और फ्रांसीसी हार जाते हैं। फ्रांसीसी यहाँ पर हार जाते हैं। अब क्या है कि फ्रांस से जो ये काउंटर डी लाली आए हैं बार बार भारत में अंग्रेजों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इससे अंग्रेज क्या है, अब कहते हैं कि ठीक है, अब इनके हमले हो गए कई बार, अब हम इन्हें अच्छे से मजा चखाते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में भारत में युद्ध होता है। वो कहां पर होता है, 1760 ईस्वी में। 1760 में होता है बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध। ये जो बांडीवास है ये मद्रास और पांडिचेरी के बीच में का क्षेत्र है बांडीवास। यहाँ पर होता है इनका युद्ध 1760 में। अब इस युद्ध में क्या है, दोनों कंपनियां होती है एक दूसरे के आमने सामने, अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी और फ्रांस।
यहाँ पर ये दोनों कंपनियां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। सबसे ज्यादा जो निर्णायक युद्ध होता है यही युद्ध होता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद ये तय हो जाता है कि फ्रांसीसियों का अब भारत पर अधिकार ज्यादा नहीं रहेगा। उनका जो प्रभाव है वो भारत पर धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है। इस युद्ध में भी फ्रांसीसियों की हो जाती है हार और अंग्रेज यहाँ पर जीत जाते हैं। अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर अंग्रेजों की जीत के बाद यहाँ पर फ्रांसीसियों के ऊपर जो फ्रांसीसियों के जो क्षेत्र होते हैं जिन पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, जैसे पांडिचेरी, माहे, कराईकल, ये जो इनके दक्षिण के क्षेत्र थे फ्रांसीसियों के, फ्रांसीसी क्षेत्र सब अंग्रेज अपने अधीन कर लेते हैं। अंग्रेज इनसे छीन लेते हैं क्षेत्र, अंग्रेज इनसे छीन लेते हैं। और इन सारे क्षेत्रों पर अब किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जहां पर पहले फ्रांसीसी थे, जहां पर फ्रांसीसी व्यापार कर रहे थे, इन सभी क्षेत्रों को वांडीवास में फ्रांस की हार के बाद में अंग्रेज इन सारे क्षेत्रों को जीत लेते हैं और इन पर कर लेते हैं अपना अधिकार। तभी क्या है कि यूरोप में हो जाती है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि हो जाती है यूरोप में। पेरिस की संधि के साथ ही क्या होता है कि फ्रांस और ब्रिटेन का जो आपस में युद्ध चल रहा था वो हो जाता है खत्म। उस युद्ध का हो जाता है समापन किस संधि के साथ? पेरिस की संधि के साथ। इसी संधि का प्रभाव भारत में भी देखने के लिए मिलता है। और क्या होता है कि भारत में जो कंपनियां होती हैं, दोनों फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी, इन दोनों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस युद्ध में, इस संधि में यह निर्णय किया जाता है कि फ्रांस क्या है, भारत में अब अपनी सैन्य शक्ति नहीं रख सकते। फ्रांसीसी भारत में व्यापार तो करेंगे लेकिन वह क्या है, अपनी सैन्य शक्ति भारत में नहीं रख सकते। तो पहला जो इनके ऊपर जो शर्तें रखी जाती है फ्रांसीसी के ऊपर, वो ये रखी जाती है कि फ्रांस भारत में सैन्य शक्ति नहीं रख सकते। फ्रांसीसी भारत में सैन्य शक्ति नहीं रख सकते। दूसरा, फ्रांसीसियों ने अपनी एक कोठी बनाई थी चंद्रनगर में। ये भी हमने पहले पढ़ा था कि चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की कोठी थी, चंद्रनगर में। अब ये जो चंद्रनगर है ये बंगाल का क्षेत्र है। चंद्रनगर बंगाल में था जहां पर फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी लगाई थी। तो क्या है, यहाँ से फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से हटा दिया जाता है और यहाँ पर पूरा अधिकार किसका हो गया है? यहाँ से फ्रांसीसियों की कोठी को हटा दिया जाता है और यहाँ पर जो अधिकार अंग्रेजों का हो गया उन्हें ये सौंप दी जाती है, हटा दिया जाता है। तथा ये क्षेत्र किसको दे दिया गया? बंगाल का जो पूरा क्षेत्र है, अब किसके, वो तो प्लासी के युद्ध में 1757 में पहले अंग्रेज जीत चुके हैं, तो ये पूरा क्षेत्र आ गया अंग्रेजों के। आदि अंग्रेजों को ये क्षेत्र सौंप दिया गया। तीसरा निर्णय यह होता है कि फ्रांसीसी के जो क्षेत्र, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि पांडिचेरी, माहे, कराईकल, ये जो इनके क्षेत्र थे फ्रांसीसी के, जो अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में विजय के बाद फ्रांसीसियों से छीन लिए थे, इन सारे क्षेत्रों को क्या है, इन्हें वापस कर दिया जाता है। लेकिन इस शर्त के साथ वापस किया जाता है कि आप यहाँ पर क्या है, अपनी सैन्य शक्ति को नहीं रख सकते, आप किसी भी प्रकार की अपनी सेना नहीं रख सकते, आप सिर्फ भारत में व्यापार कर सकते हैं। इन क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है जो अंग्रेजों ने आपसे छीन लिए, ये आपको वापस कर दिए जाते हैं। आप इन क्षेत्रों पर आइए और अपना व्यापार कीजिए। उसके अलावा भारत की राजनीति में या किसी भी मामले में आपको क्या है, कोई भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी शर्तें फ्रांसीसियों के ऊपर लगा दी जाती हैं।
तो ये जो पेरिस की संधि थी, इसी संधि के साथ इस युद्ध का हो जाता है समापन, कर्नाटक के तृतीय युद्ध का। तो ये जो माहे, पांडिचेरी, दक्षिण के जितने भी क्षेत्र थे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दक्षिण के क्षेत्र, जिन पर फ्रांसीसी का पहले अधिकार था, जो फ्रांसीसी के थे, वह अंग्रेजों द्वारा इन्हें लौटा दिए जाते हैं। किसके लिए? व्यापार करने के लिए। अंग्रेजों द्वारा फ्रांस को लौटा दिए जाते हैं, फ्रांसीसी को लौटा दिए जाते हैं। व्यापार करने के लिए। तो ये थी हमारे कर्नाटक के तीनों युद्ध, जिनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको तीनों युद्ध के विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी, आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है कर्नाटक युद्ध, ये हो जाता है समाप्त। तीनों जो युद्ध है उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।